Welcome to all of you in my YouTube channel Geography for All. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अपक्षय और अपर्दन। यह केवल पीटी के लिए ही नहीं बल्कि जेपीएससी मेंस में भी फिजिकल सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा अगर आप दूसरा सेक्शन अगर जेपीएससी मेंस के लिए रखे हो जो भारत है, तो भारत में भी इस कंसेप्ट का उपयोग आएगा। जहां भी मृदा संरक्षण की बात आएगी, जहां भी फॉरेस्ट रिसोर्सेस की बात आएगी, जहां भी फ्लड मैनेजमेंट की बात आएगी, जहां भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात आएगी, जहां भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अपक्षय और अपर्दन वहां जरूर मौजूद होगा। तो अपक्षय और अपर्दन अगर कह सकते हैं तो एक प्रकार से एक सर्वव्यापी कॉन्सेप्ट है। इट इज ऑमनी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स रीड दिस टॉपिक विथ मी। जस्ट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डिस्कस दिस थिंग in a very scientific and very logical and cogent way. So सबसे पहले बहुत सारे ये अपक्षय और अपर्दन है क्या, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपक्षय। अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। हम अभी आज पहले इसको डिस्कस करते हैं। अपक्षय क्या है? व्हाट इज वेदरिंग? एंड व्हाट इज इरोजन? हम ये दोनों चीज को देखेंगे। ये वेदरिंग क्या है, अपक्षय क्या है और अपर्दन क्या है। तो सबसे पहले हम वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग का मतलब है कि किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना फूटना, यानी डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रॉक इन सीटू, अपने स्थान पर टूटता फूटता है। जैसे ये कोई चट्टान है, ये चट्टान ये टूटता फूटता है अपने स्थान पर, ठीक है। टूटता फूटता अगर है, ये अपक्षय हुआ। अर्थात अपक्षय की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दिया, जिसमें से C.D. ओलियर, P. रिची, W. डी केलर, B.P. पॉलिनॉफ, A. होम्स और B.G. स्पार्क्स महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने, इन सबों ने वेदरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको उस पर जोर दिया, और इन सबों के दिए गए परिभाषाओं के आधार पर दो बातें स्पष्ट होती हैं। अपक्षय का मतलब है कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। फिजिकल डिकम्पोजिशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन सीटू, अपने स्थान पर इन चट्टानों का टूटना अपर्दन कहलाता है, ठीक है। अगर आप जेपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन लिखते हैं तो मेरा तो सजेशन होगा, अपना व्यक्तिगत अनुभव भी और जो ट्रेंड को देखते हुए, कि आप थोड़ा यूनिवर्सिटी पैटर्न जरूर अपनाएं। और यही वजह है कि हमने इन सारे लोगों का नाम दिया, और आप भी अपने आंसर में इसको शामिल करें। यूनिवर्सिटी पैटर्न अगर फॉलो करते हैं तो जेपीएससी में, खासकर जेपीएससी और बीपीएससी में, ज्योग्राफी में अच्छे नंबर आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक, जो टीचर्स होते हैं वह इन सारी चीज़ों को आंसर में
आपका आपको आपकी अपेक्षा करते हैं कि इन सारे नाम आपके आंसर्स में हो। अब है कि वेदरिंग का मतलब है अपने किसी चट्टान का अपने स्थानों पर टूटना फूटना, और इरोजन का मतलब है, अपर्दन का मतलब है इन टूटे हुए चट्टानों का या चट्टान के डिब्रिसेस का या जो टूटे पार्ट्स हैं, अगर एक लंबी दूरी तक स्थानांतरित होता है तो वह अपर्दन कहलाएगा। अर्थात अपक्षय में चट्टान स्थान पर अपने स्थान पर टूटते फूटते हैं। इसका चाहे केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, चाहे इसका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगा, या अपने स्थान पर होगा। इसमें लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखिएगा इसको, ये लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। इसका जो दूरी तक, लंबे दूरी तक ये इनका परिवहन नहीं होता। टूटे फूटे ये जो डिकम्पोज्ड पदार्थ हैं उनका लंबे स्थान तक, लंबी दूरी तक वो स्थानांतरित नहीं होते हैं। जबकि इरोजन में, अपर्दन में ये टूटे हुए पदार्थ अपर्दनकारी दूतों के द्वारा अपने मूल स्थान से कहीं अन्यत्र स्थापित कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि अपक्षय एक स्टैटिक प्रोसेस है, जबकि अपर्दन एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक गतिशील है। हम कह सकते हैं कि वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन समझने के ख्याल से इज इक्वल टू इरोजन। ध्यान रखिए, अपक्षय में भी स्थानांतरण हो सकती है, अपक्षय में भी स्थानांतरण हो सकता है। जैसे ये होम्स ने कहा है कि अपक्षय में भी स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन वह स्थानांतरण एक छोटी दूरी के लिए, और स्थानांतरण का जो कारण होगा वह होगा ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल। इस ग्रेविटी फोर्स और गुरुत्व बल के कारण अपने ढाल पर ये टूटा, अपने ढाल पर यह स्थानांतरित हो सकते हैं। जैसे मास मूवमेंट में होता है, मास वेस्टिंग में होता है, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, मड फ्लो, ये सारे हम आगे के चैप्टर में इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मास वेस्टिंग में या बृहद संचलन में ये हम देखेंगे वो ग्रेविटी फोर्स के कारण वह अपने बहुत दूर तक स्थानांतरित नहीं होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, अपर्दन में टूटे हुए पदार्थ लंबे दूरी तक स्थानांतरित नहीं होते, अगर स्थानांतरित होते भी हैं तो छोटे दूरी तक के लिए, और वो भी ग्रेविटी फोर्स के कारण, ग्रेविटी बल के कारण। अगर आप ये बात न कहेंगे तो सारी परिभाषा दें आप, अपक्षय अपर्दन में ये दो बहुत बड़ा एक फर्क है। ठीक है, तो अब इसको जरा बढ़िया से समझिए। हम एक आपको फ्लो डायग्राम से इसको समझाने का कोशिश करते हैं। हम एक फ्लो डायग्राम से आपको समझाएंगे कि इन व्हाट वे, कि जैसे कोई चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान का विखंडन होता है, चट्टान विखंडित होता है, विखंडन होता है, राइट, अपने स्थान पर, अपने इन सीटू अपने स्थान पर जहां है वो। विखंडन क्यों होता है? विखंडन का कारण है दो, क्या क्या? भौतिक विखंडन या यांत्रिक विखंडन, या यांत्रिक विखंडन, आंतरिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन या आंतरिक परिवर्तन। चट्टान में भौतिक परिवर्तन हो सकता है और रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन। तो चट्टानों में भौतिक
या यांत्रिक परिवर्तन हो सकता है या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, राइट। और ये परिवर्तन का कारण क्या होता है? कारण क्या होता है परिवर्तन का, इसको समझिए। इसका कारण क्या होता है? परिवर्तन का कारण होता है तो चट्टानों का अपने स्थान पर विखंडन। वो विखंडन की क्रिया क्यों? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहाँ होगा? तो चट्टान में या उसके खनिजों में। और उस परिवर्तन का कारण क्या होगा? तापमान, आर्द्रता या CO2, O2 गैस आदि आदि, या जैविक कारण, कुछ भी हो सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चट्टानों के हम कह सकते हैं कि चट्टानों का अपने स्थान पर विखंडन, भौतिक विखंडन या रासायनिक विखंडन, डिकम्पोजिशन, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिसइंटीग्रेशन अपक्षय कहलाता है। ठीक है। और इसमें एक बात हमेशा याद रखिए कि लंबी दूरी तक स्थानांतरण नहीं होता। स्थानांतरण नहीं होता, ये दो चीज़ों को याद रखिए। चट्टान टूटता है, चट्टान फूटता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन डिकम्पोज जो पदार्थ हैं, टूटे हुए जो उसके विखंडित पदार्थ हैं, उनका स्थानांतरण छोटी दूरी तक होता है और वो ग्रेविटी फोर्स के कारण हो सकता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण होता है। ठीक। W.D. थॉर्नबरी ने कहा कि W.D. थॉर्नबरी ने कहा कि अपक्षय अपर्दन की क्रिया को एक्सेलरेट करता है, अपर्दन को एक्सेलरेट करता है, क्रिया में मदद करता है। अपक्षय अपर्दन की क्रिया को में मदद करता है, उसके क्रिया को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है। लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, आवश्यक दशा नहीं है। क्लियर? अपक्षय अपर्दन की क्रिया को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है, लेकिन अपक्षय हो तभी अपर्दन होगा यह जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट प्री रिक्विजिट कंडीशन, दिस इज नॉट अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर वेदरिंग, फॉर इरोजन। सी, weathering accelerates the process of erosion, no doubt, but this weathering is not a prerequisite condition for the erosion. Clear? अब हम आते हैं ये अपक्षय अपर्दन में। अपर्दन एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इरोडेयर वर्ड है, उसी से बना है इरोजन। इरोडेयर का मतलब होता है काटना, छाटना, घिसाई, पिटाई करना। इसमें ध्यान रखिए, अपर्दन में डेब्रिस, चट्टान के टुकड़े, अपर्दित पदार्थ, ये लंबी दूरी तक स्थानांतरित होते हैं। और इन्हें स्थानांतरित कौन करता है? ये अपर्दनकारी दूत। जैसे अपर्दनकारी दूत में हो गए जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग, जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग आदि, ये सारे इन्हें स्थानांतरित करते हैं। ये अपर्दन की क्रिया, इन्हें अपर्दनकारी दूत कहा जाता है। और
एक आगे के चैप्टर में आपको बताएंगे लैंडफॉर्म्स पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल, ग्लेशियल, कास्ट टोपोग्राफी, ये सब पढ़ना है। हम वहाँ इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखें, अब हम पढ़ते हैं कि अपर्दन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। आप देख लीजिए उसे 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब इसको थोड़ा बढ़िया से समझिए, भौतिक अपक्षय। इसको देखिए, अब इसको बढ़िया से देखा जाए, ये भौतिक अपक्षय प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव, चूंकि आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भौतिक अपक्षय सबसे ज़्यादा कारगर कहाँ होगा, तो भौतिक अपक्षय सबसे ज़्यादा कारगर ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड क्षेत्र में होगा, उष्णकटिबंधीय और अर्ध शुष्क प्रदेशों में होगा। ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड रीजन। इसका एजेंट दूत क्या होगा, भौतिक अपक्षयकर्ता कौन है, तो वो होने का कारण है आर्द्रता, जल, पाला, फ्रॉस्ट, ह्यूमिडिटी, वाटर, फ्रॉस्ट, विंड एंड इंसोलेशन, सूर्यातप। क्लियर। नेक्स्ट, इसका परिणाम क्या होता है। अगर आप अपने आंसर को एकदम ये फ्रेम कीजिएगा तो 2 से 2 पेज में, 1 पेज में आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आप इसको समझ कर रखिए और एग्जामिनेशन में उसको लिखना है। आप लंबे बिल्कुल कहानी के रूप में अपने आंसर को अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत लंबा सिलेबस है, मुश्किल होगा। पॉइंट्स वाइज उसको तैयार करके रखिए। इसी कारण से हमने इस फॉर्मेट डेवलप किया आप लोगों के लिए। इसको आप इस तरीके से अगर लिखिए, इसी को जाकर केवल वहाँ कन्वर्ट करना है। परिणाम क्या होता है, भौतिक अपक्षय का अपक्षय यानी जो ये क्षेत्र है, ये एजेंट है, इस एजेंट के कारण परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है चट्टानों का बड़े बड़े खंडों में टूटना। हम एक को डिस्कस करेंगे। चट्टानों के छोटे छोटे यानी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, चट्टानों के छोटे छोटे कणों में टूटना। और नेक्स्ट है एक्सफोलिएशन, अपसलकरण। ये 3 इसके परिणाम हैं। इसको बढ़िया से 1 बाय 1 हम लोग इसको देखिए, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं। इंसोलेशन, ताप। तो जब मरुस्थलीय क्षेत्र में तापन की क्रिया, दिन में चट्टान बहुत तेज़ी से गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और रात में तापमान बिल्कुल कम हो जाता है। हम आपको क्लाइमेट सेक्शन में इसको बताएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को कि ऐसा क्यों होता है, और जिसके कारण दिन में चट्टान तपता है, रात में बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तापमान बहुत घट जाता है, और ये क्रिया लगातार चलता है, तापन और शीतलन, तापन और शीतलन, जिसके कारण ये जो चट्टान का भाग होता है, चट्टान में इस प्रकार से बड़े बड़े एक ऐसा संरचना डेवलप हो जाता है। ये हुआ ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। बड़े बड़े खंडों में आप अगर देखेंगे कहीं पर पहाड़ पर जाकर, आप स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा। मानसूनल क्षेत्र में भी ये आप देख सकते हैं इस चीज़ को, खासकर डेजर्ट में ज़्यादा होता है। हो गया, बड़े बड़े खंडों में। कारण क्या होता है, तापन और शीतलन, ठीक है। दूसरा है, पहला ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, हम एक को डिस्कस करते हैं। दूसरा है ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैनुलर छोटे छोटे ग्रेन मतलब छोटे छोटे दानों के रूप में। वो कैसे होता है, कोई चट्टान है, ये चट्टान है, बढ़िया से समझिए। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कब होता है, कैसे होता है,
ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन का कारण और उसको प्रोसेस को समझिए ठीक से। तो छोटे छोटे टुकड़ों विखंडन के लिए दो कंडीशन होता है। ये चट्टान में ये ग्रेनुलर फॉर्मेशन हो, चट्टान की संरचना जो है वो ग्रेनुलर हो, राइट, और चट्टान कई रंगों का हो। यहां से इतना तक एक रंग का, ये अलग रंग का, ये एक अलग रंग का कलर, अर्थात इसमें क्या है, अलग अलग रंग के हो, रंग अलग अलग, और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, ग्रेनुलर। इससे क्या होता है, अलग अलग रंग के चट्टान तापमान के प्रति अलग अलग रूप से संवेदनशील होते हैं। गहरे रंग के चट्टान ज़्यादा गर्म होता है, हल्के रंग के चट्टान कम गर्म होते हैं। तो एक रंग के आधार पर एक ही चट्टान अगर मान लीजिए चट्टान ए है, इसका रंग अलग है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, इसका रंग हल्का है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, ये दोनों के बीच में है तो इसी का टेम्परेचर अलग होगा। यानी एक ही चट्टान एक ही स्थान पर एक ही समय में अलग अलग डिफरेंशियल हीटिंग होता है। यहाँ इसका तापमान अलग होता है, इसका तापमान अलग होता है, इसका तापमान अलग होता है। दूसरा कंडीशन है इसका ग्रेनुलर फॉर्म होता है। तो अलग अलग जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं चट्टान में, उनका वो भी गर्म होने पर फैलता है, ठंडा होने पर सिकुड़ता है। वो भी अलग अलग साइज और नेचर के आधार पर उसमें भी शीतलन और संकुचन, और शीतलन और एक्सपेंशन, हीटिंग और कूलिंग के कारण वह हीटिंग पर एक्सपेंड करता है और कूलिंग पर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बार बार, उसके कारण क्या होता है, ये चट्टान, इसकी चट्टान अलग अलग भाग ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगते हैं, राइट। एरिया इसका क्या होता है, हॉट डेजर्ट, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब बेहतर ढंग से इसको समझिएगा, तभी आप परीक्षा में इसको लिख पाइएगा अपने शब्दों में। दूसरा देखें, फिर क्या होता है, एक कंडीशन ये हुआ, दूसरा कंडीशन क्या है। अब हम इसको, यही चट्टान है, एक चट्टान है, ये दिन के समय, ये सूर्य दिन के समय हीटिंग हुआ, तेज हीटिंग हुआ, और अचानक इस पर वर्षा होने लगती है। हीटिंग हुआ डे टाइम में, और उसी गर्म अवस्था में ही जब इस पर वर्षा होती है, वर्षा की बूंदों का स्ट्राइक होता है, वर्षा की बूंदें जब स्ट्राइक करती है तो अचानक ये ठंडा हो जाता है, और इसके जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, वह विखंडित हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे भी इनका ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है, छोटे छोटे कणों में विखंडन होता है। पहला तापन, और दूसरा तापन के बाद अगर उसी तप्त अवस्था में उस पर वर्षा की बूंदों का प्रहार होता है या वर्षा की बूंदें पड़ती है, तो ये ग्रेन में छोटे छोटे खंड टुकड़ों में ये विभक्त हो जाते हैं, चट्टान टूटने लगते हैं। क्लियर। तीसरा देखें, बढ़िया से इसको आप समझिए, हम काफ़ी डिटेल में इसको समझा रहे हैं। इसमें एक और कंसेप्ट है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, आप इसको बढ़िया से समझ लें। इसमें है, अब देखिए, ये तो हॉट डेजर्ट का हमने वर्णन किया। अब क्या होता है, ये टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट और कोल्ड एरिया में, शीतोष्ण और शीत प्रदेश में, शीतोष्ण और शीत प्रदेशों में क्या होता है, आप इसको देखिए। तो ये शीतोष्ण और शीत प्रदेशों में भी यहाँ दो तरह की क्रिया होती है।
ब्लॉक में विभाजन होता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, और ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है। उसको समझिए ठीक से। तो शीतोष्ण और शीत कटिबंध में, शीत प्रदेशों में हम एक वीडियो बनाएंगे आपको जिन्हें ये कंसेप्ट, ये शीत कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है, ये उष्ण कटिबंध क्या है, अंतरा उष्ण कटिबंध क्या है, इसका नेक्स्ट वीडियो हम उस पर हम पोस्ट करेंगे। तो ये टेम्परेट और इसमें क्या होता है इसको देखिए। शीतोष्ण कटिबंध में हम इसको डायग्राम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर फ्रीजिंग और थॉइंग, फ्रीज मैंने जमना, थॉ मैंने पिघलना। तो जमने और पिघलने की क्रिया जब बार बार होगी ठंडे प्रदेशों में, जब तापमान बहुत, या टेम्परेट रीजन में जब तापमान बहुत कम हो जाता है, तो जो जल की बूंदें, आर्द्रता जो रॉक्स में अवस्थित होता है वो भी फ्रीज कर जाता है, जम जाता है, और फिर वह जमता है और फिर वह पिघलता है। तो जमना और पिघलना, फ्रीजिंग और थॉइंग की क्रिया कैसे ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन करता है और कैसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन करता है, हम इसको समझिए। तो जब फ्रीजिंग और थॉइंग, राइट, ये क्रिया, ये दोनों क्रिया जब आप फ्लो डायग्राम से समझिए उसको, जब फ्रीजिंग और थॉइंग की क्रिया कहाँ हो, चट्टान के टुकड़े में, रॉक पार्टिकल्स में, रॉक पार्टिकल्स चट्टान के कणों में, ठीक है, चट्टान के कणों में, जब चट्टान के कणों में फ्रीजिंग और थॉइंग, जमने और पिघलने की क्रिया बार बार होती है, तो इसके कारण इसका परिणाम होता है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, राइट। फ्रीजिंग, थॉइंग अगर होता है चट्टान के पार्टिकल्स में, कणों में, तो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होगा। अगर यही क्रिया फ्रीजिंग और थॉइंग की क्रिया, देखिए इसको, ये दोनों क्रिया, ठीक है, ये दोनों क्रिया, अगर फ्रीजिंग और थॉइंग की क्रिया अगर चट्टान में बने दरारों में, दरार, भ्रंश, या फिर जॉइंट्स स्पेस में, जॉइंट्स पोर्स में, जॉइंट्स स्पेस में या पोर्स में, छिद्रों में, देखिए ठीक से देखिए इसको। अब अगर फ्रीजिंग और थॉइंग की क्रिया चट्टान में बने दरारों में, छिद्रों में, भ्रंशों में, जॉइंट्स स्पेस में या पोर्स स्पेस में होता है, तो उसका परिणाम होता है, इसका परिणाम होगा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक। अर्थात ये फ्रीजिंग और थॉइंग, जमना और पिघलना, ये दोनों क्रिया दो प्रकार की परिणाम देते हैं। एक छोटे छोटे कणों में विभक्त होता है, वह कप छोटे छोटे कणों में विभक्त होता है, और दूसरा बड़े बड़े ब्लॉक्स में, बड़े बड़े टुकड़ों में विभक्त होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये दो अलग अलग लोकेशन पर, अगर वह दरारों में हो, छिद्रों में हो, जॉइंट्स में हो, स्पेस में हो, तब उसका परिणाम होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अगर यही फ्रीजिंग थॉइंग की क्रिया रॉक पार्टिकल्स के बीच हो, उसके कणों के बीच हो, तब ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होगा, वह छोटे छोटे खंडों में विभक्त होगा। अब आप कह सकते हैं कि आखिर ये, हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझाते हैं। ये फ्लो डायग्राम आप बढ़िया से समझ लीजिए। फ्लो डायग्राम आप एग्जाम में फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल करें और खूब करें। ऑल दिस विल मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड दैट विल, you will have an edge over others, because
All these things will add weightage to your answer, and it is something innovative. It is not found everywhere. Okay, अब इसको हम डायग्राम से समझाते हैं, थोड़ी सी मिटाते हैं इसको। और यही क्रिया जब परिहिमानी पेरीग्लेशियल एरिया में होता है तो उसे कहा जाता है कंजेली फ्रैक्शन। हम आगे पढ़ेंगे उसको, कंजेली फ्रैक्शन क्या है ना। ये फ्रॉस्ट, इसी को कहा जाता है फ्रॉस्ट वेदरिंग। फ्रॉस्ट वेदरिंग, फ्रॉस्ट वेदरिंग इसको कहा जाता है। तो ये फ्रॉस्ट वेदरिंग की क्रिया होती है। अब हम एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, एक्सफोलिएशन क्या है। एक्सफोलिएशन देखिए, एक्सफोलिएशन कहाँ होगा, समझिए इसको, एक्सफोलिएशन को ठीक से। इसका एरिया होगा बिल्कुल एक समरी के रूप में, फॉर्मूला के रूप में इसको देखिए। हॉट, एरिड एंड सेमी एरिड एरिया और मानसून एरिया में ये होता है। इसका एजेंट कौन है, तापमान और पवन। परिणाम क्या है, अपसल्कन। और मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग, राइट। डिफरेंशियल हीटिंग इसका मैकेनिज्म है। और ये घटित कहाँ होता है, इस एरिया में, ठीक है। इसमें प्रभावित होता है क्रिस्टलाइन चट्टान, क्रिस्टलाइन रॉक्स, ठीक। तो एक्सफोलिएशन की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होता है क्रिस्टलाइन रॉक्स, जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं, रवा होता है, रवादार चट्टान इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। एरिया हॉट, एरिड, सेमी एरिड एंड मानसून एरिया। एजेंट हीट एंड विंड। अगर आपसे क्वेश्चन देगा कि एक्सफोलिएशन की क्रिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर एक्सफोलिएशन की क्रिया किससे होती है या एक्सफोलिएशन क्रिया किसका परिणाम है, ताप का या ताप और पवन का, केवल पवन का, केवल ताप का, तो आप ध्यान रखिएगा यह तापमान और पवन दोनों का सम्मिलित प्रभाव है। ओके, तो एक्सफोलिएशन होता क्या है, ठीक है, मिटाते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग क्या है इसको देखिए, समझ लीजिए। ये चट्टान है, हमारा चट्टान है, प्रोसेस है डिफरेंशियल हीटिंग। ठीक है, विभेदी तापन कैसे, तो दिन के समय में इस चट्टान का जो ऊपरी भाग है गर्म होता है, ज़्यादा गर्म होता है, गर्म होता है। बढ़िया से समझ लीजिए इसको। ये डिफरेंशियल हीटिंग है क्या, व्हाट इज डिफरेंशियल हीटिंग। ऊपर का भाग गर्म हुआ, लेकिन जो इसके बाद का लेवल है, तापमान बहुत डीप, चट्टान में बहुत डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता, बहुत अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते सूरज की किरणें, और ये भाग, ये तापमान इसका हाई हो जाता है। और इसका ये नीचे का जो लेयर है, ये जो लेयर है, इसके बाद का जो लेयर है, यहाँ तापमान कम होता है, कम तापमान होता है। यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, यहाँ तापमान कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक तापमान होने से यह फैलता है, और रात में जब तापमान कम होता है तो सिकुड़ता है। तो फैलने सिकुड़ने की क्रिया ऊपरी लेयर का ज़्यादा होता है। द अपर लेयर ऑफ द रॉक गेट्स एक्सपेंशन एंड रिडक्शन at faster rate than the lower layers. This is called differential heating. और इसके कारण क्या होता है, ऊपर का चट्टान कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के कारण ये प्याज के छिलके की तरह, एक प्याज के लेयर्स की तरह, लेयर्स ऑफ ओनियंस, ये डिसइंटीग्रेट होता है, ये टूट जाता है, ऊपर का भाग हट जाता है। तो जब तेज हवा चली तो ऊपर के लेयर को हटा देता है, फिर ये प्रोसेस जारी होता है, फिर डिफरेंशियल हीटिंग
ये कंटिन्यू चलते रहता है, एक्सफोलिएशन कहते हैं। इसका एक उदाहरण है झारखंड में कांकेडूम, इसका एग्जाम्पल है कांकेडोम। कांके का जो गुंबद है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सफोलिएशन। दिस इज, इसे कृष्णाज बटर बॉल भी कहा जाता है, हम आगे के सेक्शन में पढ़ाएंगे इसको आपको। तो ये डिफरेंशियल हीटिंग, तापन के कारण। अब हम इससे मिराइज कर दें एक्सफोलिएशन को। एक्सफोलिएशन होता है एरिया एजेंट, देखे एरिया एजेंट प्रोसेस, और वह चट्टान क्रिस्टलाइन चट्टान। अगर प्रश्न देता है कि एक्सफोलिएशन से अपसल्कन से सबसे अधिक प्रभावित किस प्रकार के चट्टान होंगे, तो क्रिस्टलाइन चट्टान होगा। अब चट्टान के चैप्टर में आप पढ़े होंगे या फिर हम उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि क्रिस्टल कब बनता है, क्रिस्टल कब नहीं बनता है, या क्रिस्टल बड़ा कब होता है, छोटा कब होता है। एग्जाम्पल उसका कांकेडूम। ठीक है, ये हमारा है भौतिक अपक्षय, राइट। अब हम नेक्स्ट